जानकी सुबह सुबह अपने पति किशोर पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ काजल का चाय लेकर आना होता है। अरे माँ जी, ऐसा भी क्या हुआ जो आप ससुर जी पे इतना भड़क रही हैं? अरे बहू, तेरे ससुर को तो तू जानती ही है, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और खुद से होता कुछ भी नहीं है उससे। अब क्या कर दिया पापा जी ने? विमला को तो कहा ही है इसने कि जब भी मन करे आकर चाय पी लिया करो। अब वो आती ही होगी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो मैं एक कप चाय और लेके आऊं? हाँ बहू, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हाँ बहू, देख रही है इस बुड्ढे को? देख कैसे विमला के आते इसमें फुर्ती आ गई, स्वागत में कैसे खड़ा हो गया है और कह रहा है कि विमला के लिए चाय लेकर आ। कभी इतने प्यार से मुझसे तो बात नहीं की जाती। तो अपने बुड्ढे के बारे में अच्छे से जानती है, फिर भी इसके बारे में इतना क्यों ही सोचती है? कह तो तू सही रही है। और बता, क्या चल रहा है? इधर जानकी और विमला बातें कर ही रही होती हैं। तभी टीवी बंद हो जाता है और किशोर रिमोट को दूर फेंक कर कहता है, आज ही मैं 52 इंच का टीवी लेकर आता हूँ। हर वक्त ये खराब हो जाता है या बंद हो जाता है। जानकी अपने बूढ़े की ये हरकतें देख रही होती है और उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। अब ये क्या किया आपने? रिमोट तोड़ दिया। अब ये याद रखना कि सारी जिंदगी टीवी अब तुम देख नहीं पाओगे। माँ जी, अब आप शाम में सीरियल कैसे देखेंगी? वो तो तू अपने ससुर से ही पूछ। अभी भी कह रहा था कि 52 इंच का टीवी लेकर आएगा ये। क्या बात है, मेरा बुड्ढा तो कभी ना ला कर दे। चल फिर शाम में आती हूँ तेरा बड़ा सा बढ़िया टीवी देखने। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, टीवी देखने तो तुझे आना ही पड़ेगा ना। तू भी कैसी बातें करती है। हम सभी बैठकर टीवी देखेंगे। विमला के जाने के बाद किशोर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जानकी उसकी ही तरफ देख रही होती है। क्या हुआ? नया टीवी लेने नहीं जा रहे आप? मुझे पागल समझ रखा है ना तुमने? अरे कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अरे गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत छोड़ दिया करो। जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, उससे ज्यादा तुम बकवास करते रहते हो। अब आएगी ना तुम्हारी वो विमला शाम को टीवी देखने के लिए, तो उसके सामने अपनी बेइज्जती मत करवा लेना। अरे जानकी, इस बार तुम संभाल लो। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं संभालने वाली, और तब तक तो बिल्कुल नहीं संभालूंगी जब तक तुम अपनी हरकतें नहीं छोड़ने वाले। तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? गलती मान तो रहा हूँ। अरे गलती हो गई, अब बच्चे की, अब मेरा मतलब है बुढ़े की जान लोगी। ठीक है, लेकिन इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। जाओ, आज रात का खाना आप ही बनाओगे। चल बहू, आज हम बाजार घूम कर आते हैं। वैसे भी आज हमारे पास तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि सारा काम जो ये करेंगे। लेकिन इस घर का इतना सारा काम मैं अकेला कैसे करूँगा? ये तो बता दो मुझे। देखो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है करता हूँ। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। किशोर को लोगों को देख बड़ी बड़ी बातें करने की पुरानी आदत थी, लेकिन जब वो होश में आता वो बातें बोलकर तो उसे पछतावा होता था। अब एक रोज किशोर विमला और जानकी के साथ बाजार जाता है। अरे आजकल बाजार में बहुत चोर घूमते हैं जानकी। कल ही रमा का फोन चोरी हुआ है इसी बाजार से। हाँ, ये तो है। ऐसे लोगों को चप्पल भिगो के मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 गुना ज्यादा मारना चाहिए, ताकि दोबारा चोरी ना करे। हाँ किशोर भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अरे बिमलू, ये क्या बोले जा रही हो? अरे मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? तुम मुझे भाई मत बोलो। अरे भाई साहब छोड़ो, अब तुम मुझे किशोर बोलो। और अगर प्यार से बोलना है तो किशु बोल सकती हो। तुम्हें तो मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे अब क्या हुआ? मैं तो पड़ोसन से बात ही कर रहा हूँ। अरे जानकी, ये सब छोड़ और देख कितनी सुंदर साड़ी है। अरे ये मेरा बुड्ढा कितना कंजूस है, ये तो तू भी जानती है ना। अरे तुम ना बहुत मजा किया हो। अरे मैं तुम्हें पूरी दुकान खरीद के दूं। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं होती। अरे क्या बात है,
मैं भी यही सुनना चाहती थी। चलो अब दुकान में, मुझे जो साड़ी पसंद आएगी वो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी। हाँ अभी। विमला चल, तू भी मुझे साड़ी पसंद करवाने में मदद करवा दियो। हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरी जुबान बंद क्यों नहीं रहती है, कुछ भी बोल देता हूँ। अब जानकी और विमला घंटों साड़ी की दुकान में बैठकर किशोर को अच्छा खासा फंसा देती हैं और किशोर भी अपनी कही हुई बातों पर पछता रहा होता है। कितने का बिल आया है? ज्यादा नहीं, यही कोई 5,000 का बिल है। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 साड़ी और ले लूँ। अरे हाँ हाँ, मैं पसंद कर दूं क्या? वैसे आज तेरा बुढ़ा खर्च कर रहा है तो खरीदवा ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बस रहने भी दे, बेचारे का मुंह तर जाएगा। इतना कहने के बाद ही विमला, जानकी और किशोर अब घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर आकर किशोर जानकी से कहता है, क्या जरूरत थी उस विमला के सामने मेरी जेब ढीली करवाने की? अरे क्या हुआ ये तो बताओ। क्या बात है माँ जी, एक से बढ़ के एक साड़ी किसने दिलाई, वो भी इतनी अच्छी अच्छी। ये आपके मायके से तो नहीं आई है कहीं? अरे इसके मायके वाले तो इसे पूछते नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही दिला देता हूँ, इसलिए खरीद के दे दी। क्या बात है पापा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कुछ भी नहीं है, ये तो बस तेरे ससुर के मुंह से निकल गई थी, फिर आज इन्हें दिलवाना ही पड़ा। क्या पापा जी, आप भी ना यूँ इतनी बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं। लेकिन जब मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूंगा तो तुम लोगों की बातों में कैसे फंसूंगा। अब ऐसे ही समय बीतता है और किशोर अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत को कम करने में लगा हुआ था, लेकिन बेचारा अपनी आदतों से मजबूर था और वो अब की बार तो काफी बुरा फंस जाता है। अरे बहू, क्या बनाया है तूने? अरे इस बुढ़ापे में ये खाना खाऊंगा क्या? अरे ऐसा खाना तो मैंने माँ जी के कहने पे ही बनाया है। हाँ तो तू क्या चाहती है? ये खाना खाकर मैं मर जाऊँ? मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन आपको हो क्या गया है? अरे नहीं नहीं बहू, अब मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। मैं अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ और तुम लोगों को कुछ खाना हो तो बता दो किसको क्या खाना है, सब मंगा दूंगा और तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि खाना किसे कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरे लिए शाही पनीर, नान, पुलाव, दाल मखनी, पनीर टिक्का, बर्गर भी चलेगा। अरे अरे, इतना कुछ अकेले खाओगी क्या? ये मेरे अकेले का थोड़ी है। माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी आओ, पापा जी खाना मंगवा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मेरे लिए पिज्जा, बर्गर, गुलाब जामुन, रसमलाई और जो बहू ने मंगवाया है वो भी 2-2 प्लेट मंगवा लो, बस ज्यादा नहीं खा पाऊंगी क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ ना। अरे तुम लोग तो मेरी जेब को ढीली करने में लगे रहते हो। हमने तो नहीं कहा कि हमें बाहर से खाना मंगवाना है, आपने ही कहा है कि आपको बाहर से खाना मंगवाना है, तो हम तो बस आपका साथ दे रहे हैं ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आखिरी बार मैं फंसा हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। जल्दी मंगवा लीजिए, तब तक ना मैं कुछ काम कर लेती हूँ। किशोर का अब जब ऑर्डर आता है तो उसकी हालत खस्ती हो जाती है क्योंकि खाने का बिल 5,000 से ज्यादा का था। ये देख किशोर भी अपना सर पीट लेता है और तो और उस दिन के बाद से वो अपनी जुबान बंद रखने का फैसला करता है। अरे माँ जी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। क्या बात है पापा जी, आपका खाना नापसंद आने की वजह से हमें इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। वैसे खाना तो अच्छा है, लेकिन इनकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे। अरे कोई बात नहीं, पापा जी तो बाहर का ही खाना खाना चाहते थे। पापा जी मजा आ गया ना, बस और क्या ही बताऊं। अरे बस ही करो, अरे बहुत हो गई तारीफ, अब मुझसे सही नहीं जाएगी। अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं ही बोलकर फंस जाता हूँ। किशोर जब 2-3 बार अपनी ही बातों में फंसता है तो उसका दिमाग ठंडा हो जाता है और वो भूलकर भी ऐसी गलतियां नहीं करता। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा।
क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है। भैया 1 प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे 1 प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले यहाँ। जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को ये बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा 1 प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो अब 1 प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर बच्ची भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आएं। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है
और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है। और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से 1 प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है, अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया 1 प्लेट दाल चावल दे दो। तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ। इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंक कर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है, अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूँ मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू आज खाने में साग रोटी बना लियो, बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं, और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊँगा। और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा? हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो
तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन, मोमोज या रोल खाना है? माँ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे, बैगन, साग ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब? माँ जी आज के खाने में क्या बनाऊँ? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना वही बना ले। सच में माँ जी आज पनीर बनेगा? माँ जी वैसे आज कुछ है तो नहीं, कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी आपका मन होता है, वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है? बड़े ही दिनों बाद दिखी है, लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है, अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी तो तू आराम कर। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूँ माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर।
माँ जी इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती हैं, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने ने कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया काम तो था, अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता, गरीब के घर में बिरयानी की दावत, किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं माँ आपको, मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा इसमें उसकी गलती नहीं है, शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तू घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है, ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ, मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ, बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इतना काम होता है उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है, माफ कर दे मुझे। और बता क्या कह रही थी तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे जो कहना है बोल। भैया इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में, मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की।
सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दे? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया, आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए। मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है।
थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव विक्रमगंज की, जहां लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। सभी गांव वासियों में बहुत प्रेम था, जिससे सब मिलजुल कर रहते। वहाँ पर एक हरिया नाम का आदमी था, जो कि दिल से बहुत अच्छा था। वो लोगों की बहुत मदद करता और वो गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। बरसात का मौसम आता है, लोगों की फसल का वक्त था। हरिया और उसका दोस्त सुरेश अपने खेत के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सुरेश भाई, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। वो क्या है ना, जितनी बारिश होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही हो रही है। अभी इतना खुश मत होइए भैया, काहे कि अभी पूरा सावन बाकी है और बरसात का कोई भरोसा नहीं। अरे भैया, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। अगर ये बर्बाद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो यही हमारी रोजी रोटी है भाई। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ये गांव है और गांव में बारिश आने का बहुत संतुलन रहता है, क्योंकि हम शहरी लोगों की तरह पेड़ों को काटते नहीं हैं। तुमको शहर के बारे में बहुत जानकारी है, कभी गए भी हो तुम शहर? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक इस गांव में रहकर गुजारा करेंगे? हमने तो सुना है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। कम से कम अपने गांव में सब सस्ता तो है। अरे हम तो शहर कभी नहीं जाएंगे, ये गांव ही हमारा माई बाप है। हरिया और सुरेश दोनों बातें करते करते अपने खेत पर चले जाते हैं, जहां हरिया और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं हरिया की पत्नी मोहिनी और सुरेश की पत्नी विमला भी दोनों एक अच्छी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी और विमला बाजार जा रही थी कि तभी विमला बोलती है, भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि हम इस बार त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। 2 साल पहले बाढ़ आई थी, जिसका असर 2 साल तक रहा, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, वैसे हमारे पति कह रहे थे कि शहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत काम मिलता है, कैसे भी करके गुजर बसर तो हो ही जाएगा। हमारा भी बहुत मन है कि हम भी शहर में रहें, पर हमारे वो इसके लिए कभी नहीं मानते हैं। हमें तो लगता है जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आएगी कोई जाएगा ही नहीं। अब तुम हमारे झुमरी के पिता को ही देख लो, जो गांव से निकलकर शहर गए हैं और अच्छी जिंदगी चला रहे हैं। अरे बहन, बाढ़ का नाम मत लो। तुमको तो पता है अगर बाढ़ आई तो कितना नुकसान हो जाएगा, और हमारा गांव बहुत छोटा सा है, सब कुछ बह जाएगा। अब तो सब भगवान के भरोसे है बहन, हम तो बस यही मान सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। दोनों बातें करते करते बाजार जाती हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गांव में अचानक से आंधी आती है, और वो आंधी काफी देर तक रहती है और 5 घंटे बाद बंद होती है। आंधी बंद होने के बाद हरिया और सुरेश घर के बाहर आते हैं, और साथ ही साथ हरिया का बेटा चंगू और सुरेश का बेटा कमल भी आते हैं। और चंगू बोलता है, कमल चलना, बाग में ना बहुत आम गिरे होंगे, चल जाके चुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तू मौसम तो देख, अगर दोबारा आंधी आई तो हम उड़ जाएंगे और मेरे बाबा जी मुझे बचाने भी नहीं आएंगे। ना बाबा ना, तू जा। कितना डरता है तू? अरे अब तो तू 10 साल का हो गया है, अब बिना बाबा के नहीं रह पाता, डरपोक कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ। उन दोनों को बात करता सुनकर हरिया बोलता है, कमल सही बोल रहा है चंगू बेटा, अभी कुछ नहीं पता है कि आंधी रुकेगी या नहीं, इसलिए घर में रहो, बाहर नहीं जाना। पता नहीं क्या ही होगा। अब एक आंधी आ गई है और इतना नुकसान कर गई है, अब बारिश का कोई पता नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा बारिश ना हो, बस फसल कट जाए, उसके बाद जो होना होगा हो जाए। अरे हम परमात्मा के खिलाफ थोड़ी हैं जो वो हमारा नुकसान करेंगे। अरे हम तो इंद्र देव के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गांव पर कोई परेशानी ना आए। सभी गांव वाले भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है।
एक बड़ी आंधी के बाद गांव में बारिश का कहर होता है। पहले तो बारिश 2 घंटे में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई कि 5 दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया, जिससे गांव में बाढ़ आ गई और लोग बहुत परेशान हो गए। ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घर ढह गए, लोगों के जानवर बाढ़ में बह गए और साथ ही साथ उनके खेतों के सारे अनाज पानी में डूब गए। ऐसे ही एक दिन बारिश रुकती है, लोग अपने अपने ठिकाने से बाहर आते हैं और अपना अपना सामान देखने चले जाते हैं। सुरेश और हरिया दोनों भी बाहर आते हैं और सुरेश बोलता है, देख लो भगवान पर भरोसा करने का अंजाम। भगवान हमारा भला करने की जगह इतना नुकसान करके बैठ गया है। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी रोजी रोटी यही है। हम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते, बस ये पानी सूखने का इंतजार करना होगा। अरे ये पानी सूखते सूखते तो पता ही नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जब तक हम क्या भूखे रहेंगे, मर जाएंगे हम। हमें तो भाई यहाँ से ले चलो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बाढ़ का पानी सूखते सूखते तो हम लोग मर ही जाएंगे। हम भी इनके साथ कहीं और चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, ये हमारी धरती माँ है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पानी सूखने का इंतजार करेंगे। अरे जब पूरे साल ये जमीन हमें मुनाफा देती है, तब तुम लोग क्यों रहते हो यहाँ? और अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो बाहर जाने की बात तो मत करो। देखो मोहिनी, तुम्हारा पति पागल हो गया है। अगर यहाँ से नहीं निकली तो मर जाओगी। इनको समझाओ और चलो यहाँ से। इतना बोलकर विमला सुरेश और कमल को पकड़कर घर ले आती है और सारा सामान समेटने लगती है। हरिया की बात से कुछ लोग सहमत तो होते हैं, तो कुछ लोग इनकार भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आधा गांव खाली हो जाता है, लेकिन हरिया गांव से कहीं नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन मोहिनी हरिया को बोलती है, देखिए जी, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और हम लोग यहीं हैं। हम लोग भी कहीं चलते हैं। यहाँ कब तक पानी सूखने का इंतजार करते रहेंगे? सुरेश भाई साहब भी चले गए हैं। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। अरे तुम ये क्यों भूल गई कि ये मिट्टी हमारी माँ है? बाहर शहरों में कुछ भी नहीं रखा है। अरे वहाँ तो ना शुद्ध वातावरण है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अरे बारिश तो वहाँ भी होती है, बाढ़ वहाँ भी आती है और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं होते, लेकिन हम लोगों का घर है, अनाज है। अरे सब कुछ हमारा यही है। आपकी बुद्धि में कूड़ा भर गया है। खुद तो ऐसे मर रहे हो और हमें भी ऐसे ही मार दोगे। सभी गांव वाले एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं, तुम ही अकेले रहना यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको पता है कि गांव ही हम गरीबों का घर है, वो यहीं आएंगे और तुम देख लेना, पानी सूखने के बाद सब वापस ही आ जाएंगे। हरिया मोहिनी की एक नहीं सुनता और गांव में ही रह जाता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ गांव का सारा पानी धीरे धीरे करके सूखने लगता है और जो लोग गांव में रह गए थे वो दोबारा से अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया ढूंढने लगते हैं। अपने अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने लगते हैं और जो लोग गांव से गए थे, कुछ लोग वापस गांव में आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सुरेश भी वापस आता है। तुम सही थे हरिया, शहरों में कुछ भी नहीं है। अरे हमें यहाँ अपनी खेती मिल जाती है, लेकिन वहाँ तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा था, अपना गांव है। ये अगर तुमको खुशियाँ देगा तो बदले में कुछ लेगा भी तो सही। हरिया की बात पर सब संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी एक नई जीवन को शुरू करते हैं और अपने अपने जमीनों को दोबारा ठीक करते हैं और फिर एक बार पूरा गांव मिलकर रहने लगता है। कहते हैं कि अगर भगवान कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है और इसी तरह से बाढ़ में गरीबों पर कहर तो होता है, लेकिन भगवान उनको झेलने की हिम्मत भी देता है।